हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है शिवानी और चैनल का नाम है BLIS स्टडी इन हिंदी मीडियम। तो आज हम लेकर आए हैं B102 लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन थ्योरी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर। तो जो इससे पहले मैंने वीडियो डाली थी 101 लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन एंड सोसाइटी की, उस वीडियो से सेम टू सेम क्वेश्चन पेपर में देखे गए हैं कल। तो सभी बच्चों को पेपर बहुत अच्छा रहा है। तो आज हम देखेंगे 102 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, वर्गीकरण शब्द को परिभाषित करें। लाइब्रेरी वर्गीकरण की आवश्यकता और उद्देश्य पर चर्चा करें। अब आते हैं सेकंड पे। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, आप मानक सिद्धांतों से क्या समझते हैं। व्याख्या के नियम, संक्षिप्तता के नियम और प्रसारण के नियम का वर्णन करें। थर्ड है हमारा, लाइब्रेरी वर्गीकरण प्रणाली के विभिन्न प्रकार क्या हैं, उदाहरणों के साथ पूर्ण रूप से पहलू वर्गीकरण योजना पर चर्चा करें। तो थर्ड क्वेश्चन है हमारा, लाइब्रेरी वर्गीकरण प्रणाली के विभिन्न प्रकार क्या हैं, उदाहरणों के साथ पूर्ण रूप से पहलू वर्गीकरण योजना पर चर्चा करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विषयों के निर्माण के तरीकों से आप क्या समझते हैं। विषय के निर्माण के विभिन्न तरीकों का उपयुक्त उदाहरण के साथ वर्णन करें। फिफ्थ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो इसको हम थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, कॉमन आइसोलेट से आप क्या समझते हैं। उपयुक्त उदाहरण देकर कोलन वर्गीकरण यानी CC में कॉमन आइसोलेट के प्रावधान पर चर्चा करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6, लाइब्रेरी वर्गीकरण के कालानुक्रमिक उपकरण, क्लासिक उपकरण और वर्णानुक्रमिक उपकरण की व्याख्या करें। 7th क्वेश्चन है हमारा, कॉल नंबर की अवधारणा को परिभाषित करें। कॉलन वर्गीकरण द्वारा निर्धारित बुक नंबर के लिए पहलू सूत्र की व्याख्या करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डेवी दशमलव वर्गीकरण DDC योजना के विकास का वर्णन करें। 9th क्वेश्चन देखते हैं। 9th क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किन्हीं 4 पर टिप्पणी करें। पहला पॉइंट है इसका मौलिक श्रेणियां, दूसरा पॉइंट है इसका वर्ग संख्याओं का निर्माण। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, पुस्तकालय वर्गीकरण में रुझान। नेक्स्ट है संकेतन प्रणाली और ये है चरण संबंध। और सबसे लास्ट पॉइंट है हमारा सार्वभौमिक दशमलव वर्गीकरण। अब देखते हैं कि इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है। इसमें इंपॉर्टेंट बात है कि ये जो छोटे पॉइंट्स हैं जैसे मौलिक श्रेणियाँ, पुस्तकालय में निर्माण, ये टॉपिक्स कभी कभी बड़े क्वेश्चन में भी आ जाते हैं। तो जब हम इन क्वेश्चंस को पढ़ेंगे बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे। अब देखते हैं एक बार फर्स्ट क्वेश्चन दोबारा से। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, वर्गीकरण शब्द को परिभाषित करें। लाइब्रेरी वर्गीकरण की आवश्यकता और उद्देश्य पर चर्चा करें। चलते हैं इसके क्वेश्चन के आंसर की तरफ। तो ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। वर्गीकरण शब्द की परिभाषा। वर्गीकरण एक प्रक्रिया है जिसमें वस्तुओं, विचारों या जानकारी को समूह या वर्गों में व्यवस्थित किया जाता है ताकि वे आसानी से पहचाने जा सके और उनका उपयोग किया जा सके। अब हम पढ़ते हैं लाइब्रेरी वर्गीकरण की आवश्यकता। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है यहाँ से, ठीक है। तो पढ़ते हैं इसको। लाइब्रेरी वर्गीकरण की आवश्यकता होती है ताकि पहला, पुस्तकों और अन्य सामग्री को व्यवस्थित और संगठित किया जा सके। दूसरा पॉइंट है हमारा, पाठकों को उनकी आवश्यकताओं के अनुसार सामग्री ढूंढने में मदद की जा सके। तीसरा हमारा, लाइब्रेरी में सामग्री का प्रबंधन और रखरखाव किया जा सके। चौथा है, लाइब्रेरी की सामग्री और सुरक्षित और संरक्षित किया जा सके। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, लाइब्रेरी वर्गीकरण के उद्देश्य। लाइब्रेरी वर्गीकरण के मुख्य उद्देश्य हैं। पहला, सामग्री को व्यवस्थित और संगठित करना। सेकंड है हमारा, पाठकों को उनकी आवश्यकताओं के अनुसार सामग्री ढूंढने में मदद करना। तीसरा है हमारा, लाइब्रेरी में सामग्री का प्रबंधन और रखरखाव करना। चौथा हमारा है, लाइब्रेरी की सामग्री को संरक्षित और सुरक्षित करना। फिफ्थ पॉइंट है हमारा, लाइब्रेरी की सामग्री को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से उपलब्ध कराना। तो पहला जो क्वेश्चन है वो हमारा ख़त्म होता है यहाँ। आई होप ये आप सबको समझ में आया होगा। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आप मानक सिद्धांतों से क्या समझते हैं। व्याख्या के नियम, संक्षिप्तता के नियम और प्रसारण के नियम का वर्णन करें। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। चलते हैं इसके आंसर की तरफ। तो ये है हमारे सेकंड क्वेश्चन का आंसर। मानक सिद्धांत एक प्रकार का सिद्धांत है जो वर्गीकरण और सूचीकरण के लिए उपयोग किया जाता है। यह सिद्धांत वर्गीकरण और सूचीकरण के लिए एक मानक प्रणाली प्रदान करता है जो विभिन्न प्रकार की सामग्री के लिए उपयुक्त होती है। मानक सिद्धांत के मुख्य 3 नियम होते हैं, ठीक है। पहला होता है व्याख्या के नियम। इंपॉर्टेंट है ये व्याख्या के नियम। यह नियम कहता है कि वर्गीकरण और सूचीकरण के लिए उपयोग किए जाने वाले शब्दों और वाक्यों का अर्थ स्पष्ट और एकीकृत होना चाहिए। यह नियम सुनिश्चित करता है कि वर्गीकरण और सूचीकरण की प्रक्रिया में उपयोग किए जाने वाले शब्दों और वाक्यों का अर्थ एक समान होता है। दूसरा हमारा है
संक्षिप्तता का नियम। ये पॉइंट बड़े क्वेश्चन के रूप में भी आ सकता है। यह नियम कहता है कि वर्गीकरण और सूचीकरण के लिए उपयोग किए जाने वाले शब्दों और वाक्यों को संक्षिप्त और स्पष्ट रूप से प्रस्तुत किया जाना चाहिए। यह नियम सुनिश्चित करता है कि वर्गीकरण और सूचीकरण की प्रक्रिया में उपयोग किए जाने वाले शब्दों और वाक्यों को आसानी से समझा जा सकता है। तीसरा हमारा है पराशरण का नियम। यह भी इम्पॉर्टेंट है। यह नियम कहता है कि वर्गीकरण और सूचीकरण के लिए उपयोग किए जाने वाले शब्दों और वाक्यों को एक दूसरे के साथ संबंधित होना चाहिए। यह नियम सुनिश्चित करता है कि वर्गीकरण और सूचीकरण की प्रक्रिया में उपयोग किए जाने वाले शब्दों और वाक्यों के बीच एक स्पष्ट संबंध होता है। यह तीन नियमों का पालन करके मानक सिद्धांत वर्गीकरण और सूचीकरण के लिए एक मजबूत और सुसंगत प्रणाली प्रदान करता है। तो सेकंड क्वेश्चन हमारा खत्म होता है यहाँ पे। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। देखो मैंने ना इसमें क्वेश्चंस को छोटा करके और पॉइंट के रूप में आपको समझाया ताकि आप समझ पाओ, क्योंकि देखो हम इतना ज़्यादा याद नहीं कर सकते, ठीक है। पॉइंट्स को याद रखना आसान होता है, तो आप पेपर में अपनी इच्छा से जैसे लिखना चाहते हैं आप वैसे लिख सकते हैं। यह है कि इस वीडियो से आपको ना क्वेश्चंस आंसर समझ आ जाएगा कि ये क्या कहना चाहता है या क्या है इसमें, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइब्रेरी वर्गीकरण प्रणाली के विभिन्न प्रकार क्या हैं, उदाहरणों के साथ पूर्ण रूप से पहलू वर्गीकरण योजना पर चर्चा करें। तीसरा क्वेश्चन का आंसर अब हम देखने जाएंगे। तो स्टूडेंट्स ये है हमारे तीसरे क्वेश्चन का आंसर। लाइब्रेरी वर्गीकरण प्रणाली के मुख्य प्रकार हैं जो विभिन्न उद्देश्यों और आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। इनमें से कुछ प्रमुख प्रकार हैं। देखो पहला है दशमलव वर्गीकरण प्रणाली, दूसरा लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस वर्गीकरण प्रणाली, तीसरा यूनिवर्सल डायमेंशनल क्लासिफिकेशन, फोर्थ है कॉलोन वर्गीकरण प्रणाली, पांचवा है फैक्टेड वर्गीकरण प्रणाली। अब हम पढ़ते हैं, ठीक है। ये होती है प्रणालियाँ। अब देखते हैं नेक्स्ट। अब पहलू वर्गीकरण योजना पर चर्चा करते हैं। पहलू वर्गीकरण योजना एक प्रकार की वर्गीकरण प्रणाली है जो विषय को विभिन्न पहलुओं में विभाजित करती है। यह प्रणाली 1930 के दशक में श्रीनिवास रामानुजन द्वारा विकसित की गई थी। पहलू वर्गीकरण योजना में 5 मुख्य पहलू होते हैं। पहला होता है पीएम प्राथमिक माध्यम। यह पहलू विषय के मुख्य माध्यम को दर्शाता है, जैसे कि पुस्तक, पत्रिका या ऑनलाइन संसाधन। दूसरा पीएफ प्राथमिक फॉर्म। यह पहलू विषय के मुख्य रूप को दर्शाता है, जैसे कि उपन्यास, कविता या नाटक। तीसरा है हमारा पीएमएफ प्राथमिक माध्यम और फॉर्म। यह पहलू विषय के मुख्य माध्यम और रूप को दर्शाता है, जैसे कि पुस्तक, उपन्यास या पत्रिका, कविता। एसएफ सेकेंडरी फॉर्म। यह पहलू विषय के द्वितीयक रूप को दर्शाता है, जैसे कि संपादित संस्करण या अनुवाद। फिफ्थ है हमारा एसएफएफ सेकेंडरी फॉर्म और फॉर्म। यह पहलू विषय के द्वितीयक रूप को दर्शाता है, जैसे कि संपादित संस्करण, उपन्यास या अनुवाद, कविता। पहलू वर्गीकरण योजना के उदाहरण। क्वेश्चन में उदाहरण पूछे थे तो उदाहरण भी हम देंगे, ये भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। एक उपन्यास का वर्गीकरण पीएम प्राथमिक मध्यम, पुस्तक पीएफ प्राथमिक फॉर्म इक्वल उपन्यास पीएम प्राथमिक माध्यम और फॉर्म पुस्तकालय उपन्यास। जब आप बुक से थोड़ा पढ़ोगे ना तो आपको समझ आ जाएगी कि क्या है, ठीक है। बाकी अभी एग्ज़ाम टाइम है तो हम इसको डिट्टो रट लेंगे अगर याद भी नहीं होता है, क्योंकि उदाहरण ही हैं, 2 ही हैं। एक पत्रिका का वर्गीकरण पीएम प्राथमिक माध्यम इज इक्वल टू पत्रिका पीएफ प्राथमिक फॉर्म इक्वल टू कविता पीएमएफ प्राथमिक माध्यम और फॉर्म इक्वल टू पत्रिका, कविता। ये ऊपर वाली लाइन दे रखी है, ठीक है। यही दे रखा है, इनको बस इक्वल टू के निशान लगा रखे हैं, इसमें आप समझ जाओगे इसको। पहलू वर्गीकरण योजना के लाभ। यह प्रणाली अब हम पढ़ने हैं ये, ठीक है, ये पढ़ रहे हैं। योजना के लाभ। यह प्रणाली विषयों को विभिन्न पहलुओं में विभाजित करती है, जिससे विषयों की विस्तृत और सटीक वर्गीकरण संभव होती है। यह प्रणाली विभिन्न प्रकार की सामग्रियों के लिए उपयुक्त है, जैसे कि पुस्तकें, पत्रिका और ऑनलाइन संसाधन। यह प्रणाली वर्गीकरण की प्रक्रिया को सरल और सुव्यवस्थित बनाती है, जिससे वर्गीकरण की गुणवत्ता में सुधार होता है, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो तीसरा क्वेश्चन हमारे यहाँ खत्म होता है। आई होप आपको ये समझ आया होगा। देखते हैं नेक्स्ट।
चौथा क्वेश्चन है हमारा, विश्व के निर्माण के तरीकों से आप क्या समझते हैं? विश्व के निर्माण के विभिन्न तरीकों का उपयुक्त उदाहरण के साथ वर्णन करें। देखते हैं आंसर। तो ये है हमारे चौथे क्वेश्चन का उत्तर। विश्व के निर्माण के तरीके से हमें ये समझने में मदद मिलती है कि विभिन्न विषयों को कैसे बनाया और व्यवस्थित किया जा सकता है। यहाँ कुछ प्रमुख तरीके हैं जिनका उपयोग विषय के निर्माण के लिए किया जा सकता है। विभाजन के आधार पर विषय का निर्माण। इस तरीके में विषय और विभिन्न श्रेणियों में विभाजित किया जाता है, जैसे कि विज्ञान, कला, साहित्य आदि। उदाहरण, विज्ञान विषय को विभिन्न श्रेणियों में विभाजित किया जाता है, जैसे कि भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान आदि। वर्गीकरण के आधार पर विषय का निर्माण। इस तरीके में विषय को विभिन्न वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है, जैसे कि जानवर, पौधे, खनिज आदि। उदाहरण, जानवर विषय को विभिन्न वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है, जैसे कि स्तनधारी पक्षी, मछली आदि। अब आते हैं संबंधों के आधार पर। इस तरीके में विषयों को विभिन्न संबंधों के आधार पर जोड़ा जाता है, जैसे कि कारण और प्रभाव, समय और स्थान आदि। उदाहरण, इतिहास विषय और विभिन्न संबंधों के आधार पर जोड़ा जाता है, जैसे कि समय और स्थान, कारण और प्रभाव आदि। विषयों के आधार पर विषय का निर्माण। विशेषताओं के आधार पर विषय का निर्माण। इस तरीके में विषय को विभिन्न विशेषताओं के आधार पर बनाया जाता है, जैसे कि आकार, रंग, स्वाद आदि। उदाहरण, पौधे विषय को विभिन्न विशेषताओं के आधार पर बनाया जा सकता है, जैसे कि आकार, रंग, स्वाद आदि। इन तरीकों का उपयोग विषयों के निर्माण के लिए किया जा सकता है, जिससे विषय को व्यवस्थित और संगठित किया जा सकता है। तो फोर्थ क्वेश्चन हमारा यहाँ खत्म होता है। फोर्थ क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है थोड़ी टफ है, तो आप थोड़ा जब 2 बार रिपीट पढ़ोगे तो आपको ही समझ आ जाएगा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, कॉमन आइसोलेट से आप क्या समझते हैं? उपयुक्त उदाहरण देकर कोलन वर्गीकरण CC में कॉमन आइसोलेट के प्रावधान पर चर्चा करें। ठीक है, देखते हैं फिफ्थ का आंसर। तो ये है हमारे फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर। कॉमन आइसोलेट एक वर्गीकरण प्रणाली की एक विशेषता है जो कोलन वर्गीकरण में पाई जाती है। यह एक प्रकार का वर्गीकरण है जो विभिन्न विषयों को एक ही वर्ग में रखने की अनुमति देता है, जो एक की विशेषता या गुणधर्म को साझा करते हैं। कोलन वर्गीकरण में कॉमन आइसोलेट के प्रावधान को इस प्रकार समझा जा सकता है। उदाहरण, यदि हम एक पुस्तकालय में पुस्तकों को वर्गीकृत करना है, हमें एक पुस्तकालय में पुस्तकों को वर्गीकृत करना है, तो हम कोलन वर्गीकरण का उपयोग कर सकते हैं। इस वर्गीकरण में हम पुस्तकों को विभिन्न वर्गों में रख सकते हैं, जैसे कि इतिहास, विज्ञान, साहित्य आदि। अब यदि हमें एक पुस्तक मिलती है जो इतिहास और विज्ञान दोनों के बारे में है, तो हम उसे किस वर्ग में रखेंगे? इस स्थिति में कॉमन आइसोलेट का प्रावधान हमें मदद कर सकता है। इस स्थिति हम इस पुस्तक को एक नए वर्ग में रख सकते हैं जो इतिहास और विज्ञान दोनों को शामिल करता है। कोलन वर्गीकरण में कॉमन आइसोलेट के प्रावधान के कुछ मुख्य लाभ हैं, जो कि क्वेश्चन में ही पूछा था। ठीक है, यह विभिन्न विषयों को एक ही वर्ग में रखने की अनुमति देता है, जो कि एक ही विशेषता या गुणधर्म को साझा करते हैं। यह वर्गीकरण की प्रक्रिया को अधिक लचीला और अनुकूल बनाता है। यह विभिन्न विषयों के बीच संबंधों को दर्शाने में मदद करता है। हालांकि कॉमन आइसोलेट के प्रावधान की कुछ सीमाएं भी हैं। ठीक है, सीमाएं भी इम्पॉर्टेंट है। यह वर्गीकरण की प्रक्रिया को अधिक जटिल बना सकता है। यह विभिन्न विषयों के बीच संबंधों को दर्शाने में मदद करता है, लेकिन यह सुनिश्चित नहीं करता कि विभिन्न विषयों के बीच संबंधों को सही ढंग से दर्शाया जाएगा। इस प्रकार कॉमन आइसोलेट का प्रावधान कोलन वर्गीकरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, लेकिन इसके उपयोग में सावधानी बरतनी चाहिए। तो फिफ्थ क्वेश्चन हमारा ये है। ज़्यादा बड़े क्वेश्चंस मैं नहीं कर रही, क्योंकि एग्ज़ाम हमारा 13 दिसंबर 2024 को है, तो एक ही दिन बचा है पढ़ने के लिए। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 6 क्वेश्चन है हमारा, लाइब्रेरी वर्गीकरण में कालानुक्रमिक उपकरण, क्लासिक उपकरण और वर्णानुक्रमिक उपकरण की व्याख्या करें। इसमें हमें 3 चीज़ों को डिफाइन करना है। ठीक है, देखते हैं 6 क्वेश्चन का आंसर। 6 क्वेश्चन का आंसर हमारा ये है, लाइब्रेरी वर्गीकरण में कालानुक्रमिक उपकरण, क्लासिक उपकरण और वर्णानुक्रमिक उपकरण 3 महत्वपूर्ण उपकरण हैं जिनका उपयोग पुस्तकों और अन्य सामग्री को वर्गीकृत करने के लिए किया जाता है। पहला हम पढ़ते हैं कालानुक्रमिक उपकरण। कालानुक्रमिक उपकरण का उपयोग पुस्तकों और अन्य सामग्री को एक समय के अनुसार वर्गीकृत करने के लिए किया जाता है। यह उपकरण पुस्तकों
को उनके प्रकाशन वर्ष या उनके विषय के समय के अनुसार वर्गीकृत करता है। उदाहरण, एक पुस्तकालय में पुस्तकों को उनके प्रकाशन वर्ष के अनुसार वर्गीकृत किया जाता है, जैसे कि 19वीं शताब्दी, 20वीं शताब्दी आदि। ये इजी आप पढ़ोगे तो समझ आ जाएगा। क्लासिक उपकरण का उपयोग पुस्तकों और अन्य सामग्री को उनके विषय सामग्री के अनुसार वर्गीकृत करने के लिए किया जाता है। यह उपकरण पुस्तकों को उनके विषय के अनुसार वर्गीकृत करता है, जैसे कि इतिहास, विज्ञान आदि। इसका उदाहरण है हमारा यहाँ तक। उदाहरण है, एक पुस्तकालय में पुस्तकों को उनके विषय के अनुसार वर्गीकृत किया जा सकता है, जैसे कि इतिहास, विज्ञान आदि। अब हम पढ़ते हैं वर्णानुक्रमिक। ठीक है, वर्णानुक्रमिक उपकरण का उपयोग पुस्तकों और अन्य सामग्री को उनके शीर्षक या वर्णानुक्रमिक उपकरण का उपयोग पुस्तकों दोबारा से पढ़ते हैं इसको। वर्णानुक्रमिक उपकरण का उपयोग पुस्तकों और अन्य सामग्री को उनके शीर्षक या लेखक के नाम के अनुसार वर्गीकृत करने के लिए किया जाता है। यह उपकरण पुस्तकों को उनके शीर्षक या लेखक के नाम के अनुसार वर्गीक्रम में वर्गीकृत करता है। उदाहरण इसका है, एक पुस्तकालय में पुस्तकों को उनके शीर्षक या लेखक के नाम के अनुसार वर्गीकृत किया जा सकता है, जैसे कि SA से Z तक। ठीक है, इन 3 उपकरणों का उपयोग लाइब्रेरी वर्गीकरण में पुस्तकालय और अन्य सामग्री को वर्गीकृत करने के लिए किया जाता है। यह उपकरण पुस्तकों को विभिन्न तरीकों से वर्गीकृत करने में मदद करते हैं और पाठकों को उनकी आवश्यकताओं के अनुसार पुस्तक ढूंढने में मदद करते हैं। तो 6 क्वेश्चन हमारा ये है, 6 क्वेश्चन का आंसर हमारा ये है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन हमारा है, कॉल नंबर की अवधारणा को परिभाषित करें। कॉलन वर्गीकरण द्वारा निर्धारित बुक नंबर के लिए पहलू सूत्र की व्याख्या करें। देखते हैं इसका आंसर। तो जी ये है हमारे 7th क्वेश्चन का आंसर। कॉल नंबर की अवधारणा। कॉल नंबर एक वर्गीकरण प्रणाली में से पुस्तक या कॉल नंबर की अवधारणा। कॉल नंबर एक वर्गीकरण प्रणाली में एक पुस्तक या अन्य सामग्री को असाइन किया गया एक अद्वितीय संख्या है। यह संख्या पुस्तक को एक विशिष्ट स्थान पर रखने में मदद करती है और पाठक को पुस्तकों को ढूंढने में मदद करती है। कॉलन वर्गीकरण द्वारा निर्धारित बुक नंबर के लिए पहलू सूत्र। ये इम्पॉर्टेंट कोई आंसर है, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। कॉलन वर्गीकरण एक वर्गीकरण प्रणाली है जो पुस्तकों और अन्य सामग्री को वर्गीकृत करने के लिए उपयोग की जाती है। इस प्रणाली में प्रत्येक पुस्तक को एक अद्वितीय कॉल नंबर असाइन किया जाता है जो पुस्तक के विषय, लेखक और अन्य विशेषताओं को दर्शाता है। पहलू सूत्र एक गणितीय सूत्र है जो कॉलन वर्गीकरण में कॉलन नंबर को निर्धारित करने के लिए उपयोग किया जाता है। यह सूत्र पुस्तक के विषय, लेखक और अन्य विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए एक अद्वितीय कॉल नंबर उत्पन्न करता है। ठीक है, पहलू सूत्र का सामान्य रूप, यहाँ से इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ेगा इसको। पहलू सूत्र का सामान्य रूप इस प्रकार है, कॉलन नंबर इक्वल टू विषय संख्या प्लस लेखक संख्या प्लस अन्य विशेषता संख्या। इस सूत्र में विषय संख्या पुस्तक के विषय को दर्शाती है, लेखक संख्या पुस्तक के लेखक को दर्शाती है और अन्य विशेषता संख्या पुस्तक की अन्य विशेषताओं को दर्शाती है, जैसे कि प्रकाशन वर्ष या पुस्तक की भाषा। मेरे पढ़ने पे थोड़ी आपको कन्फ्यूज़न हो गई होगी, आप इसको यहाँ से पढ़िएगा स्क्रीनशॉट लेके, तो आपको ये समझ आएगा। अब पढ़ते हैं इसका एग्जाम्पल। उदाहरण, एक पुस्तक का विषय इतिहास है, लेखक रामचंद्र गिरा है और प्रकाशन पत्र 2010 है। पहलू सूत्र का उपयोग करके हम इस पुस्तक के लिए एक अद्वितीय कॉल नंबर उत्पन्न कर सकते हैं। कॉल नंबर इतिहास संख्या, रामचंद्र गुहा संख्या, ठीक है, प्लस प्रकाशन वर्ष संख्या, कॉल नंबर। ये एक देखो, जैसे आपको बुक नंबर दिए जाएगी ना, यहाँ पे उसकी विषय संख्या आपको लिखनी है, लेखक संख्या आपको लिखनी है, अन्य विशेषता यहाँ पे आपको लिखनी है। जब आप इन तीनों को प्लस कर दोगे तो आपको कॉल नंबर मिल जाएगा। ठीक है, पेपर में आएगा तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। आपको बुक भी दी गई होगी, लेखक भी दिया गया होगा और प्रकाशन वर्ष भी दिया गया होगा। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको बस जोड़ना है। इस प्रकार पहलू सूत्र का उपयोग करके हम एक अद्वितीय कॉल नंबर उत्पन्न कर सकते हैं जो पुस्तक के विषय, लेखक और अन्य विशेषताओं को दर्शाता है। 7th क्वेश्चन को आप 2 बार पढ़ोगे तो आपको समझ आ जाएगा। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। तो 8th क्वेश्चन हमारा है, डेवी दशमलव वर्गीकरण यानी DDC योजना के विकास का वर्णन करें। देखते हैं इसका आंसर। तो यह है हमारे 8th क्वेश्चन का आंसर।
डेवी दशमलव वर्गीकरण। डीडीसी योजना का विकास 19वीं शताब्दी में मेलवी डेवी द्वारा किया गया था। यहाँ डीडीसी योजना के विकास का एक संक्षिप्त विवरण है। प्रारंभिक चरण 1850 से 1870। मेलविन डेवी ने 1850 के दशक में एक वर्गीकरण प्रणाली विकसित करने का काम शुरू किया। इन्होंने अपनी प्रणाली को डेवी दशमलव वर्गीकरण नाम दिया। पहला संस्करण। डेवी ने 1876 में डीडीसी का पहला संस्करण प्रकाशित किया। इस संस्करण में 44 वर्ग थे और प्रत्येक वर्ग को एक दशमलव संख्या से पहचाना जाता था। संशोधन और विस्तार 1880-1930 के बीच। डेवी ने डीडीसी को नियमित रूप से संशोधित और विस्तारित किया। 1880 के दशक में उन्होंने डीडीसी और 100 वर्गों तक विस्तारित किया। 1920 के दशक में डीडीसी को 10 मुख्य वर्गों में विभाजित किया गया था। आधुनिक संस्करण 1930 से वर्तमान तक, मतलब आज तक। डेवी की मृत्यु के बाद डीडीसी को नियमित रूप से संशोधित और अद्यतन किया जाता रहा है। वर्तमान में डीडीसी का 23वां संस्करण उपलब्ध है, जिसमें 10 मुख्य वर्ग और 100 उपवर्ग हैं। डीडीसी योजना का विकास एक लंबी और जटिल प्रक्रिया थी, जिसमें कई संशोधन और अद्यतन शामिल थे। आज डीडीसी दुनिया भर में लाइब्रेरियों और सूचना केंद्रों में एक मानक वर्गीकरण प्रणाली के रूप में प्रयोग की जाती है। हमारा ये क्वेश्चन बहुत टफ है, तो इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमारा 9th क्वेश्चन का पहला पॉइंट है मौलिक श्रेणियाँ। दूसरा वर्ग संख्याओं का निर्माण। तीसरा पुस्तकालय वर्गीकरण में रुझान। संकेतन प्रणाली, चरण संबंध, सार्वभौमिक दशमलव। अब देखते हैं इन सब पॉइंटों के आंसर। ठीक है, तो ये है हमारा 9th क्वेश्चन का। तो ये है हमारा 9th क्वेश्चन का आंसर। पहला है मौलिक श्रेणियाँ क्या होती हैं। एक वर्गीकरण प्रणाली है जो पुस्तकों और अन्य सामग्री को वर्गीकृत करने के लिए उपयोग की जाती है। यह प्रणाली मुख्य रूप से भारतीय पुस्तकालयों में उपयोग की जाती है। मौलिक श्रेणी प्रणाली में पुस्तकों को निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है। सामान्य कार्य, दूसरा दर्शन और मनोविज्ञान, तीसरा धर्म, चौथा सामाजिक विज्ञान, पांचवा भाषा, छठा विज्ञान, सातवां प्रौद्योगिकी, आठवां कला और मनोरंजन, नौवां साहित्य, 10वां इतिहास और भूगोल। मौलिक श्रेणी प्रणाली का उपयोग पुस्तकालय में पुस्तकों को वर्गीकृत करने और पाठकों को उनकी आवश्यकताओं के अनुसार पुस्तक ढूंढने में मदद करने के लिए किया जाता है। दूसरा पॉइंट है हमारा वर्ग संख्याओं का निर्माण। तो दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं हम 9th का, ये रहा। ठीक है, वर्ग संख्याओं का निर्माण एक वर्गीकरण प्रणाली में एक महत्वपूर्ण कदम है। यहाँ वर्ग संख्याओं का निर्माण करने के लिए कुछ चरण दिए गए हैं। पहला, विषयों की पहचान। सबसे पहले विषयों की पहचान करनी होती है, जिसके लिए वर्ग संख्या बनाई जानी है। दूसरा, वर्गीकरण प्रणाली का चयन। इसके बाद वर्गीकरण प्रणाली का चयन करना होता है, जिसका उपयोग वर्ग संख्या बनाने के लिए किया जाएगा। तीसरा पॉइंट है हमारा वर्ग संख्याओं का निर्माण। वर्गीकरण प्रणाली के आधार पर वर्ग संख्याओं का निर्माण करना होता है। यह वर्ग संख्या आमतौर पर एक संख्या या अक्षरों का संयोजन होती है। चौथा हमारा वर्ग संख्याओं का विस्तार। यदि आवश्यकता हो तो वर्ग संख्याओं का विस्तार किया जा सकता है, ताकि अधिक विशिष्ट वर्गीकरण प्राप्त किया जा सके। 5th पॉइंट है हमारा वर्ग संख्याओं का सत्यापन। अंत में वर्ग संख्याओं का सत्यापन करना होता है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि यह सही और सुसंगत है। उदाहरण के लिए यदि हम एक पुस्तक के लिए वर्ग संख्या बनाना चाहते हैं जिसका विषय भारतीय इतिहास है, तो हम निम्नलिखित चरणों का पालन करेंगे। विषय की पहचान, भारतीय इतिहास। दूसरा, वर्गीकरण प्रणाली का चयन करना होता है, डेवी दशमलव वर्गीकरण प्रणाली। तीसरा, वर्ग संख्याओं का निर्माण। 954 भारतीय इतिहास के लिए डेवी दशमलव वर्गीकरण प्रणाली में वर्ग संख्या। 4th पॉइंट हमारा वर्ग संख्याओं का विस्तार। 1954.03 भारतीय इतिहास के लिए डेवी दशमलव वर्गीकरण प्रणाली में विस्तृत वर्ग संख्या। 5th, वर्ग संख्याओं का सत्यापन। वर्ग संख्या 954.03 का सत्यापन करना, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि यह सही और सुसंगत है। अब हम पढ़ते हैं 3rd पॉइंट 9th का 3rd पॉइंट ये रहा।
पुस्तकालय वर्गीकरण में रुझान। पुस्तकालय वर्गीकरण में रुझान समय समय पर बदलते रहे हैं। यहाँ कुछ वर्तमान और भविष्य के रुझान हैं जो पुस्तकालय वर्गीकरण में देखे जा सकते हैं। वर्तमान रुझान, डिजिटल वर्गीकरण। पुस्तकालय वर्गीकरण में डिजिटल तकनीकों का उपयोग बढ़ रहा है, जैसे कि ऑनलाइन कैटलॉग और डिजिटल रिपोजिटरी। तीसरा, फैक्टेड वर्गीकरण। फैक्टेड वर्गीकरण एक ऐसी तकनीक है जिसमें पुस्तकों को विभिन्न पहलुओं से वर्गीकृत किया जाता है, जैसे कि विषय, लेखक और प्रकाशन वर्ष। तीसरा हमारा मेटा डेटा वर्गीकरण। मेटा डेटा वर्गीकरण एक ऐसी तकनीक है जिसमें पुस्तकों के बारे में जानकारी को वर्गीकृत किया जाता है, जैसे कि शीर्षक, लेखक और विषय। चौथा हमारा है वर्गीकरण प्रणाली का एकीकरण। वर्गीकरण प्रणाली का एकीकरण एक प्रवृत्ति है जिसमें विभिन्न वर्गीकरण प्रणाली को एक साथ जोड़कर एक एकीकृत वर्गीकरण प्रणाली बनाई जाती है। अब हम पढ़ते हैं भविष्य में रुझान। भविष्य में क्या रुझान है? पहला, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI आधारित वर्गीकरण। ये AI आजकल आप फ़ोन पे देख रहे होंगे। AI आधारित वर्गीकरण एक ऐसी तकनीक है जिसमें पुस्तकों को वर्गीकृत करने के लिए AI एल्गोरिदम का उपयोग किया जाता है। दूसरा, ब्लॉकचेन आधारित वर्गीकरण। ब्लॉकचेन आधारित वर्गीकरण एक ऐसी तकनीक है जिसमें पुस्तकों को वर्गीकृत करने के लिए ब्लॉकचेन तकनीक का प्रयोग किया जाता है। थर्ड पॉइंट है हमारा वर्चुअल और आर्गुमेंट रियलिटी आधारित वर्गीकरण। वर्चुअल और आर्गुमेंट रियलिटी आधारित वर्गीकरण एक ऐसी तकनीक है जिसमें पुस्तकों को वर्गीकृत करने के लिए वर्चुअल और आर्गुमेंट रियलिटी तकनीक का उपयोग किया जाता है। फोर्थ हमारा है उपयोगकर्ता केंद्रित वर्गीकरण। उपयोगकर्ता केंद्रित वर्गीकरण एक ऐसी प्रवृत्ति है जिसमें पुस्तकों को वर्गीकृत करने के लिए उपयोगकर्ताओं की आवश्यकता और पसंदों को ध्यान में रखा जाता है। फिफ्थ पॉइंट है हमारा संकेतन प्रणाली। एक ऐसी प्रणाली है जिसमें पुस्तकों तो वो ख़त्म होता है यहाँ, ठीक है। अब हम देखते हैं फोर्थ पॉइंट है हमारी संकेतन प्रणाली, जो कि क्वेश्चन में ही पूछा था। संकेतन प्रणाली एक ऐसी प्रणाली है जिसमें पुस्तकों और अन्य सामग्रियों को वर्गीकृत करने के लिए एक विशिष्ट संकेतन का उपयोग किया जाता है। यह संकेतन आमतौर पर एक संख्या या अक्षरों का संयोजन होता है जो पुस्तकों के विषय, लेखक और अन्य विशेषताओं को दर्शाता है। संकेतन प्रणाली की मुख्य उद्देश्य हैं। पहला उद्देश्य है पुस्तकों और अन्य सामग्रियों को वर्गीकृत करने के लिए विशिष्ट और सुसंगत तरीका प्रदान करना। दूसरा है हमारा पुस्तकों और अन्य सामग्रियों को ढूंढने और पुनः प्राप्त करने में मदद करना। तीसरा है हमारा पुस्तकालय और अन्य सूचना केंद्रों में पुस्तकों और अन्य सामग्रियों को व्यवस्थित करना और प्रबंधित करने में मदद करना। संकेतन प्रणाली के प्रकार। पहला प्रकार है दशमलव संकेतन प्रणाली। यह प्रणाली दशमलव संख्याओं का उपयोग करके पुस्तकों और अन्य सामग्रियों को वर्गीकृत करती है। दूसरा, अक्षर संकेतन प्रणाली। यह प्रणाली अक्षरों का उपयोग करके पुस्तकों और अन्य सामग्रियों को वर्गीकृत करती है। तीसरा हमारा मिश्रित संकेतन प्रणाली। यह प्रणाली दशमलव संख्याओं और अक्षरों का मिश्रण करके पुस्तकों और अन्य सामग्रियों को वर्गीकृत करती है। अब हम पढ़ते हैं संकेतन प्रणाली के लाभ क्या होते हैं। फर्स्ट पॉइंट हमारा पुस्तकों और अन्य सामग्री को वर्गीकृत करने में मदद करती है। दूसरा हमारा पुस्तकों और अन्य सामग्री को ढूंढने और पुनः प्राप्त करने में मदद करती है। तीसरा हमारा पुस्तकालय और अन्य सूचना केंद्रों में पुस्तकों और अन्य सामग्रियों को व्यवस्थित और प्रबंधित करने में मदद करती है। संकेतन प्रणाली के नुकसान। अब हम पढ़ेंगे संकेतन प्रणाली के नुकसान। जटिल और कठिन हो सकती है। दूसरा है पुस्तकों और अन्य सामग्रियों को वर्गीकृत करने में समय और प्रयास आवश्यकता होती है। तीसरा हमारा पुस्तकालय और अन्य सूचना केंद्रों में पुस्तकों और अन्य सामग्रियों को व्यवस्थित और प्रबंधित करने में मदद करने के लिए विशेषज्ञ और प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। ठीक है, ये यहाँ ख़त्म होता है। अब हम पढ़ते हैं फिफ्थ पॉइंट, 9th का 5th पॉइंट, चरण संबंध। तो चरण संबंध एक वर्गीकरण प्रणाली में दो या दो से अधिक वर्गों के बीच संबंध को दर्शाता है। यह संबंध वर्गों के बीच में संबंधों को समझने और वर्गीकरण प्रणाली को अधिक सुसंगत और उपयोगकर्ता मित्र बनाने में मदद करती है। चरण संबंध के प्रकार। उपवर्ग संबंध, एक वर्ग या एक अन्य वर्ग का उपवर्ग होना। उदाहरण, पशु वर्ग का कुत्ता वर्ग एक उपवर्ग है।
दूसरा पॉइंट, अधिवर्ग संबंध, एक वर्ग का एक अन्य वर्ग का अधिवर्ग होना। उदाहरण, कुत्ता वर्ग या पशु वर्ग एक अधिवर्ग है। ठीक है। तीसरा, समान संबंध, दो या अधिक वर्गों के बीच समान संबंध होना। उदाहरण, पशु वर्ग और पक्षी वर्ग के बीच समान संबंध है। फोर्थ है विरोधी संबंध, दो या अधिक वर्गों के बीच विरोधी संबंध होना। उदाहरण, पशु वर्ग और पौधे वर्ग के बीच विरोधी संबंध है। आप इसको पढ़ेंगे एक दो बार तो समझ आ जाएगा। चरण संबंध के लाभ। पहला लाभ है वर्गीकरण प्रणाली को अधिक सुसंगत और उपयोगकर्ता मित्र बनाने में मदद करता है। दूसरा है वर्गों के बीच संबंधों को समझने में मदद करता है। तीसरा है वर्गीकरण प्रणाली को अधिक लचीला और अनुकूल बनाने में मदद करता है। अब पढ़ते हैं इसके नुकसान। वर्गीकरण प्रणाली को अधिक जटिल और कठिन बना सकता है। दूसरा, वर्गों के बीच संबंधों को समझने में समय और प्रयास की आवश्यकता होती है। तीसरा नुकसान है हमारा, वर्गीकरण प्रणाली को अधिक सुसंगत और उपयोगकर्ता मित्र बनाने के लिए एक विशेषज्ञ और प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। इसके बाद हम पढ़ते हैं 9th का 6 क्वेश्चन। ठीक है, यूडीसी। सार्वभौमिक दशमलवीकरण यूडीसी एक वर्गीकरण प्रणाली है जो पुस्तकों और अन्य सामग्रियों को वर्गीकृत करने के लिए उपयोग की जाती है। यह प्रणाली 19वीं शताब्दी में विकसित की गई थी और तब से यह दुनिया भर में उपयोग की जाती है। यूडीसी की विशेषताएं। सार्वभौमिक, यूडीसी एक सार्वभौमिक प्रणाली है जिसका अर्थ है कि यह पुस्तक और अन्य सामग्रियों को वर्गीकृत करने के लिए एक विशिष्ट और सुसंगत तरीका प्रदान करती है। दूसरी विशेषता है हमारी यूडीसी दूसरी विशेषता दशमलवीकरण। एक दशमलवीकरण प्रणाली है जिसका अर्थ है कि यह पुस्तक और अन्य सामग्रियों को वर्गीकृत करने के लिए दो या अधिक वर्गों के बीच संबंधों को दर्शाती है। तीसरा हमारा विस्तृत और लचीली। यूडीसी एक विस्तृत और लचीली प्रणाली है जो पुस्तकों और अन्य सामग्रियों को वर्गीकृत करने के लिए विभिन्न तरीकों और स्तरों को प्रदान करती है। अब पढ़ते हैं हम इसके लाभ। ये इम्पोर्टेंट है। पहला लाभ है सुसंगत और विशिष्ट। यूडीसी एक सुसंगत और विशिष्ट प्रणाली है जो पुस्तकों और अन्य सामग्रियों को वर्गीकृत करने के लिए एक विशिष्ट और सुसंगत तरीका प्रदान करती है। दूसरा हमारा विस्तृत और लचीली। यूडीसी एक विस्तृत और लचीली प्रणाली है जो पुस्तकों और अन्य सामग्रियों को वर्गीकृत करने के लिए विभिन्न तरीकों और स्तरों को प्रदान करती है। तीसरा जो लाभ है वो है हमारा अंतर्राष्ट्रीय मान्यता। यूडीसी एक अंतर्राष्ट्रीय रूप से मान्यता प्राप्त प्रणाली है जो दुनिया भर में उपयोग की जाती है। अब हम पढ़ते हैं यूडीसी के नुकसान। यूडीसी के नुकसान क्या हैं या इसकी खराबी क्या है। ठीक है, पहला, जटिल और कठिन। यूडीसी एक जटिल और कठिन प्रणाली है जो पुस्तकों और अन्य सामग्रियों को वर्गीकृत करने के लिए विशेषज्ञता और प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। दूसरा, समय और प्रयास की आवश्यकता। यूडीसी एक प्रणाली है जो पुस्तकों और अन्य सामग्रियों को वर्गीकृत करने के लिए समय और प्रयास की आवश्यकता होती है। तीसरा जो नुकसान है वो है हमारा लागत। यूडीसी एक प्रणाली है जो पुस्तकों और अन्य सामग्रियों को वर्गीकृत करने के लिए लागत की आवश्यकता होती है। इसमें अधिक लागत की आवश्यकता होती है, इसलिए ये इसका एक नुकसान भी है। ठीक है, तो ये वीडियो हमारी ख़त्म होती है यहीं। तो आई होप ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर आपको अच्छे लगे होंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। और थैंक यू सो मच।